विद्यार्थियों, आज का मेरा विषय प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में पृथ्वी पर एक ऐसे राज्य की कल्पना की है जिस राज्य में ना तो भ्रष्टाचार हो, ना आतंकवादियों का आतंक हो, ना शासक आतंकी हो, ना ही प्रजा शासक को हटाने के लिए तत्पर हो। पृथ्वी पर वो चाहते थे कि एक ऐसा राज्य हो जो एक आदर्श हो, एक आइडियल स्टेट हो, जिसके शासक का उद्देश्य प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के व्यक्तित्व का विकास करना, उनको एक अच्छा नागरिक बनाना और साथ ही अपने राज्य को खुशहाल बनाना। प्लेटो ने स्वयं अपने तत्कालिक परिस्थितियों में देखा कि किस प्रकार जो यूनान नगर राज्यों में बटा हुआ था, ग्रीस, स्पार्टो, एथेंस, क्रीटो और अन्य विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों में राजाओं ने अत्याचारी स्वरूप अपनाकर प्रजा का शोषण एवं उनको दरिद्रता के दलदल में धकेल दिया। यहाँ तक कि प्लेटो के गुरु को भी, जो सुकरात महान दार्शनिक, उनको भी ऐसा ही दंश झेलना पड़ा और सत्य की खोज के नाम पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन पर जहर का प्याला पिला उनको मृत्यु की शैया पर लिटा दिया गया। प्लेटो के मस्तिष्क पर बड़ा ही आघात लगा। प्लेटो चाहते थे कि राजा ऐसा हो जो विवेक संपन्न हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो प्रजा में रहकर प्रजा की बात को समझ सके और प्रजा और राजा के मध्य संबंध अटूट होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। तो प्लेटो पृथ्वी पर एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करना चाहते थे जिसका शासन दार्शनिक राजाओं के हाथ में हो और दार्शनिक राजा का निर्माण एक शिक्षा योजना के द्वारा हो, ना कि वंशागुणत तरीके से हो। और शिक्षा योजना के आधार पर समाज में 3 वर्गों की स्थापना हो और उन 3 वर्गों के सामंजस्य से समाज में न्याय की स्थापना हो। अतः प्लेटो व्यक्ति और राज्य को सावयव दूरी मानते हुए एक दूसरे का पूरक मानता था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक में न केवल ऐसे स्वरूप का वर्णन किया, अपितु उस समय हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे राज्य की कल्पना की जो आधुनिक युग में संभव नहीं है। माना कि प्लेटो का आदर्श राज्य दार्शनिकता से ओतप्रोत हो, काल्पनिक हो, लेकिन अगर हम इस राज्य को समझे, इसका विश्लेषण करें, तो हम देख पाएंगे कि प्लेटो की दूरदर्शिता और प्लेटो की अध्ययन शैली ने कहाँ और किस ओर हमारे विषय को ले गए। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत: उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अनिवार्य अंग हैं। अर्थात आदर्श राज्य के लिए आवश्यक है शासन दार्शनिक राजाओं के हाथ में हो, दार्शनिक राजा विवेक संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो और किसी प्रकार के अवगुण से उस निहित ना हो, उस पर संपत्ति और स्त्री का निषेध हो, यानी राजा सामान्य जीवन जिए, और समाज में तीनों वर्ग उत्पादक, सैनिक और दार्शनिक अपना अपना कार्य स्वयं के विवेक से करें और न्याय की स्थापना करें। प्लेटो की आदर्श राज्य का जो उद्देश्य था वो सबसे महत्वपूर्ण आनंद की प्राप्ति करना, यानी सुख प्राप्ति करना। प्लेटो ये चाहता था कि राज्य में कभी भी एक कल्याण के लिए कोई जगह ना हो, हमेशा प्रजा कल्याण की आशा करे और सुख और आनंद की प्राप्ति करे। दूसरा उद्देश्य प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना का आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य में विभिन्न वर्ग आपसी सहयोग करके आर्थिक समानताओं को स्थापित करे, यानी कि एक दूसरे की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करे, आनंद की प्राप्ति करे, अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे। तीसरा उद्देश्य राज्य में शांति की स्थापना करना। प्लेटो दार्शनिक राजा को कभी भी अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए नहीं कहता है, अपितु अपने राज्य में ही रहकर तीनों वर्गों में न्याय की स्थापना करते हुए राज्य में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने की बात करता है। चौथा उद्देश्य एकता और समरसता, यानी प्लेटो चाहता है कि राज्य में तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करे, कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को प्राप्त करे और राज्य में समरसता की भावना हो, एकता की भावना हो। प्लेटो ऐसे आदर्श राज्य को चाहता है। प्लेटो की आदर्श राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है दार्शनिक राजा। प्लेटो
आदर्श राज्य की बागडोर एक ऐसे दार्शनिक वर्ग को देना चाहता है जिसका उद्देश्य केवल राज्य का पोषण करना, प्रजा की रक्षा करना, राज्य में एकता स्थापित करना, राज्य के नैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में निहित हो। अतः प्लेटो एक ऐसे दार्शनिक राजा को राज्य की बागडोर देता है जिसमें ना तो कोई अवगुण हो, अपितु ईमानदार हो, भ्रष्टाचार से रहित हो, क्रोध, पाप इनसे दूर हो, व्यभिचारी ना हो, और उसका उद्देश्य हमेशा अपने लोगों की रक्षा करना, अपने लोगों के व्यक्तित्व का विकास करना और स्वयं सन्यासी का जीवन जीते हुए प्रजा को सुख और शांति की ओर ले जाना है। अब ऐसा आदर्श राज्य कहाँ से आएगा? प्लेटो ये कहता है कि ऐसा दार्शनिक राजा कहाँ से आएगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए प्लेटो एक शिक्षा योजना का प्रतिपादन करता है। प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होगी, ना कि निजी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य राज्य में सामंजस्य और एकता स्थापित करना है, नागरिक का निर्माण करना है, प्रजा में व्यक्तित्व का विकास करना है। अतः प्लेटो चाहता है कि जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेगा उसको राज्य अपने अधीन रख लेगा और 6 वर्ष के बाद एक लंबी शिक्षा योजना के माध्यम से उसे शिक्षित किया जाएगा। प्लेटो शिक्षा योजना के महत्व को बतलाते हुए कहता है कि मानसिक रोगों का उपचार मानसिक उपचार द्वारा ही संभव है, यानी कि शिक्षा योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। प्लेटो शिक्षा योजना के माध्यम से बतलाता है कि प्रारंभ में जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, वो राज्य के उत्पादक वर्ग कहलाएंगे, और जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। उच्च शिक्षा जिनको तर्क, दर्शन, मीमांसा, तत्वज्ञान आदि की प्राप्त होगी, अगर वो उत्तीर्ण होंगे तो वो आनुभविक शिक्षा के लिए जाएंगे, अन्यथा वो सैनिक वर्ग कहलाएंगे। और जो अंतिम रूप में कुछ लोग बचेंगे उनको 15 वर्ष के लिए प्लेटो स्वतंत्र छोड़ देता है कि वो विभिन्न राज्यों में, समाजों में भ्रमण करे और देखे कि किस तरह की शासन प्रणाली वहाँ पर है, राजा और प्रजा के मध्य क्या संबंध है, शासन क्या है, शासन के क्या तत्व है, शासन के क्या उद्देश्य हैं, शासन की क्या इकाइयाँ हैं और किस प्रकार से कार्य कर रही है। और वास्तविक रूप में जो एक व्यक्ति इस 50 वर्ष की शिक्षा को अर्जन कर लेगा, निश्चित रूप में वो विवेक तत्व से प्रधान दार्शनिक राजा होगा। अतः प्लेटो सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग को अभिभावक या संरक्षक वर्ग कहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य का जो मूल आधार है दार्शनिक राजा, उसकी स्थापना वो करता है शिक्षा योजना के माध्यम से। प्लेटो की आदर्श राज्य की नींव रखी है न्याय के सिद्धांत पर, क्योंकि प्लेटो का जो प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक है उसका वैकल्पिक नाम ही इन्होंने न्याय से संबंधित रखा है। प्लेटो कहता है कि प्रत्येक राज्य में न्याय ऐसा होना चाहिए जिसका उद्देश्य समाज में सामंजस्य की स्थापना करना, एकता की स्थापना करना, सहयोग की स्थापना करना है। लेकिन विभिन्न राज्यों में ऐसा नहीं था, तो प्लेटो चाहता है कि आदर्श राज्य में तीनों वर्ग, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग, अपने कार्य स्वयं के स्तर पर करे, विशिष्टीकरण के सिद्धांत का पालन करते हुए अब कार्य करे और राज्य में न्याय की स्थापना करे, एक दूसरे के कार्यों में आक्षेप ना करे। इस तरह हम देखते हैं कि प्लेटो राज्य में शिक्षा योजना के माध्यम से 3 वर्गों की कल्पना करता है। जिन लोगों में विवेक तत्व का प्रधानता है उन्हें वो दार्शनिक वर्ग, जिन लोगों में साहस वर्ग की प्रधानता है उन्हें सैनिक वर्ग, और जिन लोगों में सुधा तत्व की प्रधानता है उन्हें वो उत्पादक वर्ग कहता है। और इस प्रकार तीनों वर्ग अपने कार्य अपने क्षेत्र में रहकर करे, यही न्याय है। इस प्रकार आदर्श राज्य का जो महत्वपूर्ण आधार है, महत्वपूर्ण नींव है, वो है न्याय सिद्धांत, और इसी पर पूरा उनका आदर्श राज्य टिका हुआ है। प्लेटो संपत्ति और स्त्री का साम्यवाद, वो संरक्षक वर्ग यानी दार्शनिक वर्ग पर यह प्रतिबंध लगाता है कि दार्शनिक राजा ना तो निजी संपत्ति रखने का अधिकारी होगा, ना ही वो विवाह करेगा, ना ही निजी स्त्री को रखेगा, क्योंकि ये जग जाहिर है, इतिहास इसका गवाह है कि हमेशा जितने भी युद्ध हुए या सत्ता परिवर्तन हुआ, उथल पुथल हुई, उसके 2 ही कारण रहे, या तो अर्ध या फिर स्त्री। तो प्लेटो ये चाहता है कि राजा राज्य के अंदर रहकर ही
समस्त सुख सुविधाओं का भोग करे, लेकिन उसे संपत्ति और स्त्री रखने का अधिकार नहीं है। यानी कि ना तो राजा के पास निजी मकान होगा, निजी धन होगा, निजी वाहन, कुछ नहीं होगा। केवल राज्य में जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति भोजन करता है, उसी प्रकार से दार्शनिक राजा भी उनके साथ में भोजन करेगा। जैसी दिनचर्या वो जीते हैं, वैसी दिनचर्या का पालन वो भी करेगा। और उसके पास में ना विवाह करने का अधिकार होगा, क्योंकि कामनी हमेशा पथ भ्रष्ट करती है। प्लेटो का साम्यवाद का निषेध ये दर्शाता है कि वो दार्शनिक राजा को या दार्शनिक वर्ग को पथ भ्रष्ट होने से रोकता है और चाहता है कि आदर्श राज्य में कभी ऐसी स्थिति पैदा ना हो जो राजा को निरंकुश, अतायित या फिर व्यभिचारी बनाने पर या महत्वाकांक्षी बनाने पर विवश कर दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य शिक्षा योजना, न्याय सिद्धांत, संपत्ति और स्त्री का साम्यवाद और दार्शनिक राजा पर एक महल रूपी आधारशिला पर टिका हुआ है। प्लेटो आदर्श राज्य की बात करते हुए कहता है कि आदर्श राज्य एक नैतिक संस्था है। यानी कि आदर्श राज्य नैतिक संस्था है, उसका प्रयोजन नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, नैतिक कार्यों को करना है और नैतिक प्रयोजनों के लिए ही उसका स्थापना की गई है। प्लेटो आदर्श राज्य में सावयव एकता की बात करता है। वो कहता है कि व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं, वो अलग अलग नहीं है। व्यक्ति राज्य के लिए और राज्य व्यक्ति के लिए, दोनों का हित एक दूसरे में निहित है। अतः दोनों को अंत विरोधी न होकर के सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो आदर्श राज्य के माध्यम से एक ऐसे कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि जिसके माध्यम से समाज के तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करे, किसी कार्यों में आक्षेप ना करे और राज्य का क्रमिक विकास करते हुए राज्य को विकास की ओर ले जाएं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में शिक्षा की जब बात करता है तो प्लेटो अश्लील साहित्य या ऐसा साहित्य जो मनुष्य, बालक या विद्यार्थी पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है, उस पर वो प्रतिबंध लगाता है और कहता है कि साहित्य केवल ऐसा होना चाहिए जो मस्तिष्क का विकास कर सके, मस्तिष्क को विस्तार दे सके, जो अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। साहित्य ऐसा ना हो जो अश्लीलता से ओतप्रोत हो या फिर ऐसा जिसका प्रयोजन ही ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो शिक्षा पर टिका हुआ है। प्लेटो आदर्श राज्य में इक्वलिटी यानी समानता की बात करता है। वो कहता है कि दार्शनिक वर्ग या कोई भी वर्ग स्त्री पुरुष में से कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही राजा होगा या पुरुष ही सैनिक होगा। वो तीनों वर्गों को यह अधिकार प्रदान करता है कि योग्यता के आधार पर वो सिद्ध करे और तीनों वर्गों में से जहाँ पर उन्हें उचित लगे, जो स्थान वो हासिल करते हैं, वो प्राप्त करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व यूनान में प्लेटो ने स्त्री समानता की बात कर दी और दार्शनिक राजा को राजा के लिए पुरुष ना होकर के स्त्री को भी उन्होंने पात्र माना है। लेकिन प्लेटो के आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना कई आधारों पर की जाती है। विभिन्न विचारक उनके इस सिद्धांत से असहमत है और वो कहते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य सिद्धांत केवल स्वर्ग में ही हो सकता है, ऐसा राज्य पृथ्वी पर होना संभव नहीं है। क्योंकि प्लेटो जिस प्रकार से आदर्श राज्य की बात करता है और जिन शिक्षा योजना, दार्शनिक वर्ग या न्याय के सिद्धांत की बात करता है वो पृथ्वी पर होना संभव नहीं है। ऐसा राज्य बनाना पृथ्वी पर संभव नहीं है। तो विभिन्न विचारक प्लेटो के इस सिद्धांत की आलोचना निम्न आधार पर करते हैं। पहला, ये सिद्धांत अव्यवहारिक है क्योंकि इसका यथार्थ से कहीं लेना देना नहीं है। एक लंबी शिक्षा योजना के माध्यम से वो 3 वर्गों की स्थापना करता है और 50 वर्ष की शिक्षा के बाद दार्शनिक राजा को चयन करता है, जो कि जब व्यक्ति आधा बूढ़ा हो जाएगा और उसके बाद यानी कि वो राज्य करेगा तो किस प्रकार से राज्य कर पाएगा। इसलिए मैक्सी प्लेटो को प्रथम कल्पनावादी विचारक कहते हैं। फिर ये सिद्धांत अधिनायकवाद को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
क्योंकि वो समस्त शक्तियाँ, समस्त अधिकार दार्शनिक राज्य को प्रदान कर देते हैं। क्योंकि इस राज्य में कानून की प्रधानता नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। राजा पर ना तो परिवार का नियंत्रण है, ना ही धर्म का नियंत्रण है, ना ही रीति रिवाज का नियंत्रण है, ना ही कानून का नियंत्रण है। दार्शनिक राजा अपने आप में सर्वशक्तिमान है। वो जो करेगा, जो वो कहेगा, वही अंतिम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो ने फांसीवाद, नाजीवाद की जो नींव है वो उस समय से ही रख दी और जो आधुनिक युग में साकार हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, उसका जो दार्शनिक राजा है वो महत्वाकांक्षी और अधिनायकवादी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य सिद्धांत है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमी कानून के शासन की, क्योंकि उनके गुरु विधि के शासन की बात करते हैं और जब वो प्लेटो की आलोचना करते हैं तो कहते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण कमी रही कि उन्होंने कानून की सत्ता को स्थापित नहीं किया, क्योंकि जब तक कानून का नियंत्रण नहीं होगा तब तक राज्य में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। कानून ही एक ऐसा तत्व है जो राज्य में न्याय की स्थापना कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य केवल एक स्वर्ग जैसे पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करना है। लेकिन हम इसके महत्व को भी नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि प्लेटो एक पहला विचारक है जिसने राज्य पर इसने विस्तार से अपने विचार रखे और एक शिक्षा योजना के माध्यम से एक 3 वर्गों की कल्पना की और राज्य में न्याय की स्थापना की बात की और राजा पर साम्यवाद यानी कि निषेध की बात की। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, माना कि काल्पनिक है, थोता है, लेकिन वो उस हजारों वर्ष कि पहले की बात करें तो हम देखते हैं कि वो एकदम सटीक साबित होता है और वर्तमान में जो आधुनिक राज्य हैं कहीं ना कहीं प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत से प्रेरणा ले रहे हैं और अपने राज्य का प्रोत्साहन कर रहे हैं। धन्यवाद।